हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर जो हमारा था लेक्चर नंबर 9, उसमें हमने अपने चैप्टर को एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर जो था हमारा उसको हमने खत्म कर लिया था। ठीक है, फाइनली अब हमें डिस्कस करना था एक्सरसाइज। इसके सॉल्यूशन को हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें, 1.1 सॉरी 11.1। इसमें क्या नॉमेनक्लेचर है। नॉमेनक्लेचर आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक, अभी इस चैप्टर को जैसे ही हमने स्टार्टिंग की थी तो स्टार्टिंग ही नॉमेनक्लेचर से हमारा हुआ था। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, अल्कोहल है। तो ये आपका हो जाएगा CH3 CH CH CH3। यहाँ पर भी एक CH3 है, ऊपर भी CH3 है। ठीक, फर्दर यहाँ पर हमारा एक हाइड्रोक्सिल है ग्रुप और यहाँ पर हमारा CH3 है। यही है। इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हमने, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, नंबरिंग हम किधर से स्टार्ट करें, यहाँ से अगर हम देखें तो 1 2 3, यहाँ से भी 1 2 3, बट यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट्स 2 हैं। ठीक है, तो हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये होगा 1 2 3 4 एंड 5। जब नंबरिंग करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 2 पर 2 बार मिथाइल है, तो हम 2,2, फिर जो मिथाइल है 4 पर है, तो 2,2,4 3 बार हुआ तो हम इसको क्या लिखेंगे, ट्राई मिथाइल। 2,2,4 ट्राई मिथाइल। अब पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो हमारा क्या हो जाएगा, पेंटेन। थ्री ऑल। यहाँ पे पेंटेन में ई नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा कि यहाँ पर क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। जब भी आपको ओ आएगा फर्स्ट लेटर, ठीक है, तो यहाँ पर हम ई जो है पेंटेन का वो ई नहीं लगाते हैं। ठीक, तो हमारा इसका नॉमेनक्लेचर क्या हुआ, 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन 3 ऑल। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा ये सेकेंड है। आइए सेकेंड को देखते हैं। ठीक, अगेन हमें क्या करना होगा, नंबरिंग करना होगा। नंबरिंग हम किस साइड से करें, इस साइड से या इस साइड से। जब हम राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमारा फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। वेयर एज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करेंगे तो फर्स्ट एंड सेकेंड, दूसरे नंबर पे ही हमारा क्या आ रहा है, फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप OH आ जा रहा है। मतलब हमें मिनिमम लोकेंट नंबर वालों को क्या करना होता है, कंसिडर करना होता है। तो हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब लिखते हैं कि 5 पर क्या है, इथाइल है, तो लिखते हैं 5 इथाइल। ठीक है, 5 पर क्या है, इथाइल। अब जो पेरेंट चेन में है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए हम हेप्टेन यूज करेंगे। इस बार ई होगा, क्यों होगा, क्योंकि हम इस बार जो लिखेंगे 2,4 डाइऑल लिखेंगे, DIOL। डाई हम ऑल लिखते हैं अल्कोहल के लिए, डाई इसलिए है क्योंकि 2 और 4 पर 2 बार क्या है, अल्कोहल है। 2 पर भी और 4 पर है, मतलब पूरे कंपाउंड में 2 बार जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइऑल। तो अब चूंकि अब देखें आप कि अब हमारा जो है ओ नहीं आ रहा है ई के बाद, तो इसलिए हम ई यहां पर कंसीडर करेंगे। इस बात को आप ध्यान दें। ठीक है, इतनी सी छोटी सी मिस्टेक भी आपको क्वेश्चन की गलती करा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना देखते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर हम देखिए तो किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर सकते हैं। मैं राइट टू लेफ्ट करता हूं तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि कोई साइड चेन तो है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 2,3 डाइऑल।
ठीक है, यहाँ पर ई होगा हमारा, क्योंकि हमारा डी आ रहा है, ओ नहीं आ रहा। अगर ओ आता तो हम यहाँ पर डी को कंसीडर नहीं करते, मतलब ये हमारा ई जो है वो नहीं होता। तो ये फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर में अगेन हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग। नंबरिंग हम किस साइड से करें, 1 2 3 1 2 3। अगेन आप किसी साइड से कर लेते हैं, इस बार हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं। तो ये 1 2 3। पैरेंट चेन में 3 कार्बन है, तो आप क्या लिखेंगे, प्रोपेन। 1 2 3, क्योंकि तीनों ही पोजीशन पर क्या है, एल्कोहल है, तो 1 2 3 हो जाएगा। ट्राईऑल, 3 पर क्या है, एल्कोहल, एक बार 1 पर है, एक बार 2 पर है, एक बार 3 पर है। ठीक, समझ में आया। चलिए और फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ नंबर है साइक्लिक बेंजीन, मतलब बेंजीन रिंग है। ठीक है, तो इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आइए देखते हैं, अब इसकी नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग जब है, अब क्योंकि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर और एक ही यहाँ पर है, तो हम जो प्रायोरिटी देते हैं, जब एक ही सब्स्टिट्यूएंट होता है तो हम प्रायोरिटी देते हैं किसको, अपने फंक्शनल ग्रुप को। ठीक है, तो ये जगह 1 2 3 4 5 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2, दूसरे नंबर पे है 2 मिथाइल। ठीक है, और आप इस पूरे को क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल फिनॉल। ये आपका इसकी नेम हो जाएगी। अब नेक्स्ट सिमिलरली देखें हम, ये क्या होगा 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4 मिथाइल फिनॉल। ठीक है, सिमिलरली अब सेवेंथ नंबर की हम बात करें, तो यहाँ पर 1। अब नंबरिंग हम इस यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सॉरी क्लॉकवाइज जाएंगे, नॉट एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो तीसरे नंबर पे अगेन हमारा सब्स्टिट्यूएंट आएगा, और यहाँ पर दूसरे ही नंबर पे आ जा रहा है, मतलब पहले ही आ जा रहा है, मिनिमम लोकेंट नंबर पर। तो नंबरिंग हम क्लॉकवाइज जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है, 2,5 है, तो 2,5 डाई मिथाइल। ठीक है, 2 पर भी है और 5 पर भी है, तो 2,5 डाईमिथाइल फिनॉल। ये हो जाएगी इसकी नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2,5 डाईमिथाइल फिनॉल। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी इसी से एकदम एग्जैक्टली सेम टाइप का है, सिर्फ क्या पोजीशन डिफरेंट है। तो 1, अब आप क्लॉकवाइज जाए या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों ही दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, तो हम इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे 2,6। एक बार 2 पर मिथाइल ग्रुप है, एक बार 6 पर है, तो 2,6 डाईमिथाइल डाईमिथाइल फिनॉल। ठीक है, इस बेस रिंग को हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से। तो ये थी हमारी नेमिंग ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9। तो ये हमारा क्या है, दोनों ही ऑक्सीजन से लिंक किए गए हैं हाइड्रोकार्बन को। ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ईथर है ये। ठीक है, ईथर की नेमिंग आपको आती है ना, बिल्कुल आती होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, CH3O को मिथॉक्सी बोलते हैं। मिथाइल है, ऑक्सीजन से है, तो ये मिथॉक्सी होगी। ठीक, और इसकी हम नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3। ठीक है, इसको हमने मिथॉक्सी बोला और हमने नंबरिंग की 1 2 एंड 3। तब 1 पर क्या है, मिथॉक्सी, तो आप लिखें 1 मिथॉक्सी। फिर क्या फर्दर 2 पर मिथाइल, तो ये जगह 2 मिथाइल। और फाइनली पेरेंट चेन है 3 कार्बन की, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन।
इसकी नेमिंग क्या आई, 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो भाई क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है कि जब भी आपको C6H5 दिखे इसका मतलब होता है कि बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे O है और यहाँ पे C2H5 है। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, IUPAC नेमिंग जब करेंगे तो आप इसको क्या लिखेंगे। अब चूंकि इस पूरे हम सबसे ज्यादा कार्बन चेन इसी में है तो हम इसी को क्या करेंगे, पैरेंट चेन मानेंगे। तो ये क्या होगा, इथॉक्सी, इसको हम क्या बोलेंगे टोटल को, इथॉक्सी, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। तो ये इथॉक्सी बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 हम देखें तो हमारा है C6H5, इसका मतलब क्या है, बेंजीन O C7H15। ठीक है, ये है आपको यहाँ पे 15 है, और ये जो बगल में N लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि नॉर्मल है। मतलब ये सभी जो C7H15 है स्ट्रेट लाइन में है, कुछ इस तरह से कि CH2 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 आप लिखते चले जाइए। कितने हुए, 1 2 3 4 5 हुए, 6 एंड 7। ये आपको स्ट्रेट चेन में है सब। N का मतलब यही होता है कि ये सब क्या है, एक दूसरे के स्ट्रेट चेन में, ताकि आप ये ना कंफ्यूज हो कि टर्सर भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, साइड चेन भी हो सकते हैं, है ना। तो ऐसी बातें ना हो, इसलिए हमें यहाँ पर N लिखा हुआ है। ठीक, तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर मेन चेन कौन सा होगा, मतलब पेरेंट चेन हमारा कौन सा होगा। आप इस बेंजीन की बात करें तो इसमें 6 कार्बन होते हैं, वेयर एज यहाँ पर गिवन है आपको यहाँ पर 7 कार्बन है। और पेरेंट चेन हम उन्हीं को मानते हैं, उसी कंपाउंड को जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज्यादा है। ठीक है, आपको ये अच्छे से पता है। तो ऐसा है तो हम जो है इसको क्या मानेंगे, पेरेंट चेन, और बेंजीन हमारा जो है ये होगा हमारा क्या, पेरेंट चेन। तो इसको हम क्या नेमिंग करेंगे, अब चूंकि हम इसको हम फिनॉक्सी बोलेंगे, अब इसको क्योंकि ये फिनाइल है, फिनाइल है जिसमें मिथाइल होता है तो मिथॉक्सी लिखते हैं, वैसे फिनाइल है तो फिनॉक्सी होगा। और ये 1 इसी पर है, ये आपका फिनाइल ग्रुप लगा हुआ, तो ये 1 फिनॉक्सी। ठीक है, अब ये 7 कार्बन है तो हेप्ट होगा, हेप्टेन। ये आपकी इसकी नेमिंग होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पेरेंट चेन हम उन्हीं को मानते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स क्या हो, सबसे ज्यादा हो। अब चूंकि बेंजीन के केस में सिर्फ 6 ही कार्बन होते हैं, और जो हमारा जो नॉर्मल चेन गिवन है वो 7 कार्बन का है, तो हम उसको पेरेंट चेन मानेंगे, और जो बेंजीन है उसको हम फिनाइल यूज करेंगे, उसको प्रीफिक्स यूज करेंगे फिनाइल। अब ऑक्सीजन से है तो वो फिनॉक्सी हो जाएगा, जैसे मिथाइल मिथॉक्सी हो जाता है, इथाइल इथॉक्सी हो जाता है। ठीक है, तो ये थी बात उसकी। अब हम 12th नंबर की अगर हम बात करें तो नंबरिंग करना होगा। ये हमारी सबसे छोटी चेन है तो हम क्या करेंगे, इसको इथॉक्सी लिखेंगे। ठीक है, इथाइल है, ओ से लगा है तो इथॉक्सी होगा। अब ये नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3। ठीक है, अब हम इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। अब आप मुझे बताएं कि ई पहले आता है कि एम पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली ई पहले आता है ना। तो जब आप इसकी क्या करें, नेमिंग करें, एक मिनट, ये नंबरिंग ऐसे नहीं, ये नंबरिंग होगी लॉन्गेस्ट चेन की, यहां से 1 2 3 एंड 4। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या होगी हमारी मेन चेन पे कंसिडर हो सकती है हम अगर नंबरिंग इस तरह से करें तो।
इसको हम 1 ले लिए, इसको 2 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 पर क्या होगा, इथॉक्सी, 2 पर इथॉक्सी, फिर 1 2 3 4 तो क्या है, ब्यूटेन। ठीक है, ये होगा इसका नेम, 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो ये थी हमारी 11.1। अब 11.2 क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। अब इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें थोड़ा उल्टा केस लेना है। अभी तक हम स्ट्रक्चर से नेमिंग करते थे, इस बार नेम गिवन है आईयूपीएसी नेम्स, और इनका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट है हमारा वो है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, मैंने आपको पिछले जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एलिन्स चैप्टर में जब हमने डिस्कशन किया था क्वेश्चन आंसर का, एक्सरसाइजेज का, एनसीईआरटी का, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चन आए तो लास्ट में देखिए आपको वो पैरेंट चेन दिखेगा। यहाँ पैरेंट चेन क्या है, ब्यूटेन। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करें, ब्यूटेन बनाए। ठीक है, सेकेंड नंबर पे क्या करें, एल्कोहल। सेकेंड नंबर पे एल्कोहल लगा लें, OL, OL गिवन है तो यहाँ पे क्या होगा, OH। और दूसरे नंबर पे है मिथाइल, मतलब उसी पर एल्कोहल भी है और दूसरे नंबर पे ही मिथाइल भी है, तो इसी पर आपको क्या हो जाएगा, CH3। ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर ओपन स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3, ये हो जाए CH3, ये CH2, और ये CH नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, C, ऊपर एक CH3 या नीचे OH होगा, और इधर आपका CH3 होगा। ये आपका होगा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। 1 पर क्या है, फिनाइल है, फिर प्रोपेन है, 2 ऑल है। तो ये देखते हैं, ये हमारा क्या होगा, प्रोपेन हो गया। सेकेंड नंबर पे है हमारा एल्कोहल, तो OH हो गया। और फर्स्ट नंबर पे ही कह रहे हैं कि क्या है हमारा, फिनाइल ग्रुप है, मतलब बेंजीन है। ठीक है, तो यहाँ पर CH2 हो गया और यहाँ पर आपका बेंजीन हो गया। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर। आप इसको ओपन स्ट्रक्चर में लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा आपका बेंजीन, फिर हो जाएगा CH2, CH, OH एंड CH3। ठीक है, बन गया प्रोडक्ट आपका। चलिए, तो ये हो गई डिस्कशन हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड की। इसके थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 3,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना होगा, हेक्सेन बनाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या हो गया, हेक्सेन हो गया। अब अगर हम बात करें तो 1 3 5 ट्राइऑल, 1 3 5 मतलब CH2OH, अगर हम इसी से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 एंड 6। तो 1 पर एल्कोहल है, 3 पर एल्कोहल है और 5 पर एल्कोहल है। हमने इसकी भी ड्राइंग कर ली, मतलब इसको भी ड्रॉ कर दिया। अब क्या बचा, अब बचा हमारा 3 और 5 पर डाई मिथाइल। तो 3 नंबर कहाँ गया, ये है, इसी पर CH3 लगा दे और 5 पर भी आप CH3 लगा दें। अगेन आप इसकी ओपन स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो क्या होगा, CH3, COH, CH3, CH2, COH, CH3, फिर हो जाएगा CH2, CH2OH। ठीक है, आप जब नंबरिंग नेमिंग करेंगे इस स्ट्रक्चर का तो भी आपको जो गिवन नेम है वही एग्जैक्टली क्या होगा, मैच करेगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर, वो है क्या, 2,3
डाई इथाइल फिनॉल। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो चलिए फिनॉल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल। ठीक है, अब सिंस ये क्या करेंगे, कहाँ गया, हाँ 2,3 डाई इथाइल, मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। तो सेकेंड पर क्या है आपका इथाइल CH2CH3, और थर्ड नंबर पे भी आपका क्या है CH2CH3। तो ये क्या हो जाएगा 2,3 डाई इथाइल फिनॉल, आप इस पूरे को फिनॉल बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2,3 डाई इथाइल फिनॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यहां तक हो गया फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या है, इथॉक्सी प्रोपेन, बड़ा इजी सा है। इथॉक्सी हमें पहले बनाना है, मतलब CH3CH2O हमारा क्या हो गया ये इथॉक्सी, और फर्दर हमें क्या बनाना है प्रोपेन, मतलब CH2CH3, ये हो जाएगा आपका इथॉक्सी प्रोपेन। बड़ा इजी सा क्वेश्चन। अगर आपने थ्योरी लेक्चर्स पूरी अच्छे से पढ़ी है तो आई नो इसमें के लगभग 80% क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। हो सकता है 20% ना हो ड्यू टू लैक ऑफ सम रीजंस, आपने प्रॉपर हो सकता है कि रिवीजन वगैरह ना किया हो, बट ऐसा नहीं है कि थ्योरी आपने पूरी पढ़ी हो फिर भी आपसे इन सारे क्वेश्चन ना हो। ठीक है, खैर क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं। ये क्या है 2 इथॉक्सी, ठीक है 2 इथॉक्सी 3 मिथाइल पेंटेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाए पेंटेन, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया क्या पेंटेन। 2 पर क्या है हमारा इथॉक्सी, ठीक है तो ये आपका OC2H5, ये होगा आपका इथॉक्सी। और 3 पर क्या है मिथाइल, तो आप ये लगा दे 3 पर मिथाइल, ये हो जाएगी आपकी क्या स्ट्रक्चर। 2 पर क्या है इथॉक्सी, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4 एंड 5। 2 पर क्या है आपका इथॉक्सी एंड 3 पर मिथाइल, और पेंटेन जो है 5 कार्बन की है तो ये आपका हो जाएगा पेंटेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। मेथनॉल हम किसको बोलते हैं, मेथनॉल हम CH3OH को बोलते हैं। तो साइक्लोहेक्साइल, तो साइक्लोहेक्साइल हम बना लेते हैं, ये अपना साइक्लोहेक्सेन है। आप इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो ये साइक्लोहेक्साइल नोन होता है। और फिर क्या मेथनॉल, तो CH3OH। अब सिंस एक इसकी वैलेंसी इससे कंप्लीट हो रही है साइक्लो कंपाउंड से, तो आपको जो है यहाँ पर CH3 ना होकर यहाँ पर क्या होगा CH2 होगा, CH2OH। ये हो गया आपकी क्या साइक्लोहेक्साइल मेथनॉल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 8th नंबर। ये क्या है 3 साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्साइल वाले हम बनाते हैं। फिर क्या पेंटेन, एक मिनट 3 पर है साइक्लोहेक्साइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने बेसिक से चलते हैं, हमें क्या बनना है फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेंटेन बनाएंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब 3 पर क्या है एल्कोहल है, तो 1 2 3 यहाँ पर हम एल्कोहल लगा लें। और इसी थर्ड नंबर पर ही आपका क्या है साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो इस पर आप साइक्लोहेक्साइल बना लें, ये हो जाएगा आपका। अब नंबरिंग आप इस साइड से करें या इस साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कौन सा होगा 3 साइक्लोहेक्साइल, 3 पर क्या है आपका साइक्लोहेक्साइल, और 3 पर ही आपका ऑल है, एल्कोहल है, और ये आपका पेंटेन है। तो इसको हम नेमिंग जब करेंगे तो क्या होगा 3 साइक्लोहेक्साइल पेंटेन 3 ऑल। यहाँ पर देखिए ई नहीं है ड्यू टू यहाँ पर ओ है, ठीक है। अगर ये डायोल होता तो यहाँ पर ई प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर, साइक्लोपेंटेन, सॉरी पेंटेन ही पेंट है,
साइक्लोपेंट मतलब ये वाली स्ट्रक्चर हुई, ये हमारा क्या साइक्लोपेंट 3 in 1 all, मतलब आप 1 पर अगर एल्कोहल लगा लें, नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, तो इसी पर आपका क्या है डबल बॉन्ड। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, ये आप इसको डबल बॉन्ड मत समझते हैं, ये नंबरिंग है। ये बार कार्बन क्या होगा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा ये होगा। आपको स्ट्रक्चर इस तरह से भी मिल सकता है। तो ये दोनों ही क्या है, एक ही है, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 क्या है, 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, ब्यूटेन बनाने, तो 1 2 3 4। अब 1 पर ही एल्कोहल है तो CH2OH आप कर लें यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी, तो 1 2 3 4। 3 पर क्या है हमारा इथाइल है, तो आप इसको CH2 CH3 लिख लें, और 4 पर हमारा क्या है क्लोरो, तो CH2Cl हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो होगा वो होगा CH2Cl CH2CH3 CH2 एंड CH2OH। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा 3 इथाइल 1 2 3, तो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, 3 इथाइल और 4 क्लोरो हो जाएगा, 4 क्लोरो 3 इथाइल ब्यूटेन 1 ऑल। ठीक है, तो अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कर रहे हैं कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आइसोमर्स की एंट्री हुई है, आइसोमेरियम की। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल आइसोमेरिक एल्कोहल्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12O एंड गिव देयर IUPAC नेम्स। तो इसके लिए हम क्यों ना एक नया पेज ले लें। हमें किन एल्कोहल्स की बात करनी है, हमें बात करनी है C5H12O। ठीक है, तो आप देखें तो 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, CnH2n+1 फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब ये क्या होंगे एल्केन होंगे, ये साइक्लिक कंपाउंड नहीं होगा। आप अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले आप DBE, तो ये ट्वाइस ऑफ NC होगा, ट्वाइस ऑफ NC प्लस M माइनस 2 अपॉन क्या होता है 2 होता है। तो आप अगर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले आप, तो ट्वाइस ऑफ NC जब करेंगे तो क्या होगा, सॉरी यहाँ पे -2 नहीं +2 होता है। तो NC कितना है 5 का नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो 2 5 या 10 प्लस मोनोवैलेंट कंपाउंड हाइड्रोजन कितने हैं 12। आप इस M को NH भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, ये 12 है, सॉरी ये DBE या DU का जो फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ ऑनसेचुरेशन या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जिसे बोलते हैं आप, होते ट्वाइस ऑफ NC प्लस 2 माइनस NH डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ NC आप कितने हैं 10 है, प्लस 2 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12 है, डिवाइडेड बाई 2, ये आपको कितना है 0। मतलब यहाँ पर ना कोई डबल बॉन्ड है और ना कोई साइक्लिक कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे कोई साइक्लिक भी नहीं है। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि एल्केन आपका दिख रहा है, CnH2n+1 वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है, मतलब क्या होगा एल्केन होगा, जनरल एल्केन, स्ट्रेट चेन नॉर्मल एल्केन जिसे हम बोलते हैं, या फिर जो भी कह लो।
तो इसकी हमें क्या करनी है, इसकी हम एल्कोहल के स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बना सकते हैं एक बेसिक एल्कोहल, जो सबसे पहले यूजुअली माइंड में जो आता है, ठीक है। वो क्या होगा, CH3 CH2 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 एंड OH। एक ये हो सकता है, ठीक। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा आप जो ये 1 एल्कोहल है, 1 पर ऑल है, आप इसको सेकेंड पोजीशन पर ले जाएं, एक ये हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, वो आपका CH3 CH2। आप अगेन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप की क्या करें, पोजीशन चेंज कर दें, इस बार यहां पर ला दें। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन तीनों का सेम है। आप अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, यहां पर क्या होगा, पेंटेन 1 ऑल होगा, इन दिस केस पेंटेन 2 ऑल होगा, वेयर इन दिस केस पेंटेन 3 ऑल होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, नॉमेनक्लेचर आप जब करते हैं इनकी नेम्स क्या है, डिफरेंट आ रही है, मतलब एक दूसरे क्या है, आइसोमर्स है, और यही हमें बनाना है। खैर अभी और आइसोमर्स जो बन सकते हैं उनको बनाते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेट चेन में तो नहीं बन सकते, अब इसकी क्या हमें करनी होगी, ब्रांचिंग करनी होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम ब्रांचिंग, CH3 CH2 CH CH3 एंड CH3, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं कि यहां पर आप क्या कर रहे हैं, CH2OH ले लें, ठीक है। अब इसकी जब नेमिंग करेंगे आप तो क्या होगा, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल आएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। नेक्स्ट हो सकता है हमारा CH3 CH2C, ये हो जाएगा OH, यहां पर CH3 एंड यहां पर CH3 हो जाएगा। एक ये हो सकता है, क्योंकि जब आप इसकी नेमिंग करेंगे आप तो ये क्या होगा, यहाँ पर क्या था 1 ऑल आ रहा था, यहाँ पर 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल आएगा, मतलब ये भी डिफरेंट है। अब भाई देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट हमारा हो सकता है कि आप यहाँ पर CH3 CH, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पोजीशन आप यहाँ पर लगा दें, तो ये हो जाएगा आपका CH, यहाँ पर हो जाएगा CH3 एंड यहाँ पर हो जाएगा CH3। जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो 1 2 मिथाइल, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट होगी ना, यहाँ से होगी, तो ये क्या होगा 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल होगा। इसकी नेमिंग हम करते चलते हैं, ठीक है, ताकि हमें बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, हमारा 3 पर क्या है, हमारा मिथाइल है, ये हो जाएगा 3 मिथाइल, और ब्यूटेन है पैरेंट चेन, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ये हो जाएगा। अब हम इसकी बात करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन दोनों का आप देखेंगे तो सेम निकलेगा, ठीक। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो इसकी नेमिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 2 मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, ये भी इन दोनों से डिफरेंट है। अब हम इसकी नेमिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, ये क्या होगा, ये होगा 3 सॉरी ये होगा पेंटेन 3 ऑल होगा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये होगा पेंटेन 2 ऑल, और ये होगा पेंटेन 1 ऑल। इन पांचों का जो हमने 5 नहीं 6 बनाया, इन 6 का हमने आइसोमर बनाया है, एक दूसरे के हैं आइसोमर है। इन 6 के आप जब नेमिंग करेंगे तो 6 की नेमिंग क्या है, एग्जैक्टली डिफरेंट है,
डिफरेंट है, मतलब क्या है, एक दूसरे के आइसोमर्स है। अभी और आइसोमर्स बनेंगे, ये तो 6 हैं। अब इस पेज पर कोई स्पेस नहीं था तो मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। लास्ट पेज तक हमने कहाँ तक बनाया था, अच्छा ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था। अब नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं क्या पॉसिबल होगा। हमने सेकेंडरी की पोजीशन देख ली थी, अब हम प्राइमरी सेकेंडरी देख लिया, अब टर्सरी के केस में देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो एक आपका ये हो सकता है कि CH3 हो, यहाँ पर CH3 हो, ये CH2, ये CH3, ठीक है, एक ये स्ट्रक्चर हो सकता है। और क्या हो सकता है, और आपकी अगर मैं बताऊं तो ये CH3C, CH3, CH2OH और CH3, एक ये हो सकता है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन है, C5 एंड 3 3 या 9 2 11 1 12 H12 है और एक ऑक्सीजन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम, मतलब 2 और आइसोमर्स ये वाले बनेंगे, ठीक है। अब इनकी हम नेमिंग जब करेंगे तो ये होगा 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल एंड 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑल। इससे पहले ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल आया था क्या, अच्छा ये आ चुका है, मैं जब चेक करूंगा, अच्छा हाँ ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हुआ, मतलब ये नहीं होगा, ये 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल हम पहले ही कंसीडर कर चुके हैं, मतलब ये हमारा क्या है, रॉन्ग होगा, ये हमारा आइसोमर नहीं होंगे, इसको आप इरेज करें जल्दी से, ठीक है। बेसिकली हमें आइसोमर्स जो होते हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, तो इसकी हम नेमिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसकी भी हम क्रॉस चेक कर लेंगे कि क्या हमने ये पहले बना चुके हैं, तो 1 2 3, तो ये क्या होगा 2,2 डाइमिथाइल, ठीक है। 1 2 3 है तो प्रोपेन 1 ऑल। अब सिंस 2,2 डाइमिथाइल पहले एक बार भी नहीं आया था किसी भी 6 आइसोमर्स में, आप इन 6 आइसोमर्स में देखें तो कहीं भी 2,2 डाइमिथाइल नहीं है, मतलब ये तो रिपीट नहीं हुआ, ठीक है। अब क्या इसके और आइसोमर्स बन सकते हैं, आइए देखते हैं कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं, ठीक है, तो एक और स्ट्रक्चर जो हमारा बन सकता है वो होगा आपका कि अगर हम देखें तो ये पेंटेन 1 ऑल हो गया, 2 ऑल हो गया, ठीक है, पेंटेन 3 ऑल भी हो गया, ठीक है। मतलब प्राइमरी अल्कोहल की केसेस यहाँ पर जो है 1 ऑल की केसेस 2 ऑल एंड 3 ऑल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद हमने क्या किया 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, और ये है 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक। अब जो लास्ट एक तो बन सकता है वो क्या हो सकता है, वो हो सकता है हमारा CH3 CH CH2 CH2OH, और यहाँ पर क्या हो CH3। जब इसकी हम नेमिंग करेंगे तो ये क्या होगा 1 2 3 4, तो ये क्या होगा 3 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पे ई होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। इसको मैच कराते हैं, पीछे हमने कहीं लिखा है कि नहीं 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल हमने लिखा था, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल लिखा था, वही एक छूट गया था 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ऑल, ठीक है। तो टोटल हमने 6 इस पर बनाए, इस पेज पर, और 6 हमने 2 हमने इस पेज पर बनाया था। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने हुए 8, एक्सक्लूडिंग, ये आप लिख लीजिएगा एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, हमने स्टीरियो आइसोमर्स को अभी इन्हें काउंट नहीं किया, ये सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं,
आइसोमर्स हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, एक होता है स्टीरियो आइसोमर्स। फिर उनमें भी हम बहुत सारे कैटेगरीज डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे थे ये जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे, हमारे स्टीरियो आइसोमर्स अभी इनमें काउंट नहीं किए हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे इसका आंसर। ये आप आठों स्ट्रक्चर अपना बना लेंगे। फर्दर हम अपने क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन बैंक पर। और 11.3 का फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड को अगर हम बात करें तो क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल इन इक्वेशन एज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स। उनको इरेज कर दिया था क्या हमने, वो आ सकते हैं? हाँ आ गए, ठीक। एंड इसके नेक्स्ट पेज वाला ये हो जाएगा। चलो, इन्हीं में हमें जो है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल को क्या करना है, क्लासिफाई करना है। आइए देखते हैं। ये वाली कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड है, इसको हमने सर्कल कर दिया। ये सिर्फ एक कार्बन से ऐड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी होगा। सिमिलरली इसको हमने सर्कल किया, ये एक कार्बन इधर से ऐड है, इधर से एक ऐड है, मतलब 2 है, तो ये सेकेंडरी होगा। इसकी अगर हम बात करें तो एक कार्बन इधर है और एक कार्बन इधर है, एक तो हाइड्रोजन है और एक तो खुद ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मतलब ये क्या है, सेकेंडरी है। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस वाले कार्बन से हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, तो हम इसको सर्कल किए हैं। ठीक है, ऑल्दो ये सर्कल नहीं है बट भावनाओं को समझे। तो ये जो है, और ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री, मतलब ये प्राइमरी है। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो एक इस वाले कार्बन से ऐड है, एक इस वाले कार्बन से ऐड है, मतलब 2 है, तो ये क्या होगा सेकेंडरी होगा। हम अब इसकी बात करेंगे तो एक इधर है, एक डाउन साइड है और एक लेफ्ट साइड है, मतलब 3 कार्बन है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री होगा। ठीक, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखें तो ये इस वाले कार्बन से बड़ा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है और ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा। और हम इसकी बात करें, ये वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ऐड है। ठीक है, तो और ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, इस कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं, जिससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड है, अल्कोहल जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमें सिर्फ उसी कार्बन से मतलब होता है। ये सिर्फ एक ही कार्बन से ऐड है, तो ये क्या होगा 1 डिग्री होगा, दैट इज प्राइमरी। ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स की काउंटिंग करें तो नंबर ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल्स 2 इसमें है, 2 यहाँ पर है, एक यहाँ है 3, एक ये है 4। 4 आपके हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, 4 हैं आपके कितने प्राइमरी अल्कोहल्स हैं। और 2 डिग्री कितने, एक यहाँ पर है सेकेंडरी, एक यहाँ पर है सेकेंडरी और एक यहाँ पर है, 3 सेकेंडरी हैं और एक है आपका टर्सरी। ठीक है, ये होगी हमारी क्लासिफिकेशन। अगर आपसे नंबर पूछ लिया गया था कि कितने क्या हैं, तो आप मैंने उसको भी लिखवा दिया है। ठीक है, तो ये थी हमारी 11.3 की सेकंड क्वेश्चन। 11.4 को हम देखते हैं। बेसिकली एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये क्या है कि एक्सप्लेन व्हाई प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल मतलब CH3 CH2 CH2OH, ये हमारा क्या है प्रोपेनॉल, हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन। ब्यूटेन आपका है CH3 CH2 CH2 एंड CH3। आपको कंडीशन याद हो तो इनकी जो मोलर मास होना चाहिए वो कंपेरेबल होना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली कितने, लगभग में सेम होने चाहिए। इसकी आप अगर मोलर मास निकालें, मॉलिक्यूलर वेट, तो कितना होगा, ये होगा आपका कितने हैं, 3 कार्बन है तो 48 हो जाएगा और 3 2 7 और आपके 10 हाइड्रोजन होंगे प्लस 16 हो जाएगा। ठीक है, आपको 74 ग्राम पर मोल आएगा ये इसकी मोलर मास। अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, 12 4 जो 48 प्लस 3 2 6 प्लस 4 10,
तो ये हो जाएगा आपका क्या 58। कुछ गड़बड़ किए हैं क्या? आई थिंक इस वाले में कुछ गड़बड़ किए हैं। आप इसकी जब मोलर मास निकालेंगे तो अच्छा ये 12 से 36 होगा, उसमें 48 काउंट हो गया था। और 3, ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर एक यहाँ पर, तो 3 2 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन है आपका, तो 16 हो गया। ठीक है, तो इसकी अगर मोलर मास आप निकालें कितना होगा 36 प्लस 8 44 प्लस 16 आपका हो जाएगा 60 ग्राम पर। मतलब मोलर मास बेसिकली क्या होनी चाहिए, जिनकी हम कंपेयर कर रहे हैं हाइड्रोकार्बन्स का प्रोपेनॉल से, उनकी मोलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने यहाँ पर प्रोपेनॉल ले लिया और वहां पर हमने हेक्सेनॉल ले लिया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने पहले चेक किया कि कहीं मोलर मास का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो हमें पता चला कि मोलर मास का कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग में अप्रोक्सीमेटली में सेम है। अब बात आती है कि अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। तो आपको पता है कि अल्कोहल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। मैंने पढ़ाया था जब फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे। ठीक है, और यहाँ पर जब हम एन ब्यूटेन की बात करें तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, ये आपका क्या था CH3, मैं इसको जनरल फॉर्मूला में नॉर्मली एक फॉर्मलिक फॉर्म में लिख लेता हूं कि C3H7OH। ठीक है, ये हमारा क्या है प्रोपेनॉल है, इस पर क्या डेल नेगेटिव चार्ज होगा और इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। अब कोई भी सॉल्यूशन होगी तो सिर्फ एक इक्विवेलेंट तो होगा नहीं, मतलब सिर्फ एक ही एक तो होगा नहीं, एक मॉलिक्यूल, और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे प्रोपेनॉल के। तो अगर मैं उनकी बात करूं तो ये है आपका मान लीजिए C3H7, ये है O और ये है H। ठीक है, ये है डेल नेगेटिव और ये है डेल पॉजिटिव। अब मुझे बताएं कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या अट्रैक्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये जो क्या होगा इनके बीच में क्या होगा अट्रैक्शन होगा, और इसी अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तो मैं सिर्फ एक केस में दिखाया हूं, अभी इसमें न जाने कितने मॉलिक्यूल्स हैं, सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है। तो आपको नॉर्मल बॉन्ड्स को ही तोड़ना नहीं होगा, इस बॉन्ड को भी, एक जो अट्रैक्शन है इसको भी आपको तोड़ना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करनी होगी, जो आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मॉलिक्यूल को, जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं आप नीचे से, जो हीट कर रहे हैं आप इसको, तो आपको टेम्परेचर क्या देना होगा, ज्यादा देना होगा। ठीक है, क्योंकि आप इस बॉन्ड को, जो अट्रैक्टिव बॉन्ड है, जो अट्रैक्शन से बना है, इसको भी तोड़ना है आपको, तो उसके लिए टेम्परेचर ज्यादा देते हैं, मतलब इसकी क्या होगी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का मतलब है इसको जो है बॉइल करने के लिए टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, और टेम्परेचर तभी ज्यादा चाहिए जब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट हो, क्योंकि मोलर मास अप्रोक्सीमेटली सेम ही है। ठीक है, तो ये थी, और इन दिस केस कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो चीजों का होना कंपल्सरी, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन। इन दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं हुआ तो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती। ठीक है, जैसा हमने ईथर में देखा है, ईथर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन तो होता है बट हाइड्रोजन नहीं होता। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से हमें मतलब नहीं होता। अब ऐसा आप ना सोचें कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही, अब ये तो ईथर है और यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से ऐड होना चाहिए, लाइक एल्कोहल। यहाँ पे ये वाली हाइड्रोजन से मतलब है हमारा, ये नहीं कि इस वाले हाइड्रोजन को हम करते हैं। क्यों? क्योंकि इस पे ये जो बॉन्ड है इसका होता है बेसिकली, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होते हैं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपनी ओर ज्यादा खींच लेता है और इस हाइड्रोजन पर लेस कर लेता है, ड्यू टू विच इस पर डेल नेगेटिव मतलब पार्शियल चार्ज आता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है,
तो ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन चाहिए, नहीं, हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए और उसी एलिमेंट पर एक हाइड्रोजन एटम कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, ये थी बात। तो ये थी इसकी आंसर। एक्सप्लेन दिस फैक्ट, आप एक्सप्लेन अपने लैंग्वेज में कर लीजिएगा कि इसमें क्या होती है, अल्कोहल में केस में आपको H बॉन्डिंग होती है, और हाइड्रोकार्बन्स में कोई H बॉन्डिंग नहीं होती। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर। देखिए वही वाला है, इसमें प्रोपेनॉल एंड हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन का स्पेसिफिकली बताया गया है। ठीक है, और ये केस जो है एक जनरल केस लिया गया है कि अल्कोहल्स आर कंपैरेटिवली मोर सॉल्युबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मासेस, एक्सप्लेन दिस फैक्ट। तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से लिख सकते हैं कि अल्कोहल्स हैव हायर, अच्छा सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी आप कर सकते हैं, वो तो ऊपर वाली बॉइलिंग पॉइंट थी, सॉरी, हम यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का भी सेम फंडा है। एल्कोहल के केस में क्या होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोकार्बन्स के केस में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल छोटा सा एकदम मेथनॉल का केस लेता हूं, और इधर मैं इथेन ले लेता हूं। अप्रोक्सीमेटली दोनों का मोलर मास सेम ही होगा। आप इसका अगर मोलर मास निकालें तो कितना होगा, 12 + 4 + 16, ठीक है, तो ये 32 आ जाएगा ग्राम पर मोल। और अगर हम इसकी बात करें तो 24 + 6, ये आपको क्या हुआ, 30 ग्राम पर मोल होगा। सिर्फ 2 ग्राम पर मोल का डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली क्या है, सेम है, कंपैरेबल है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, एक तो इस पर डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर जब आप बताएंगे तो यहां पर जब भी आप कोई भी कंटेनर लेंगे तो उसमें जब वाटर भी है और आपने क्या किया, यहाँ पर पहले से वाटर प्रेजेंट था, आपने इस मेथनॉल को क्या किया, ऐड किया। ठीक है, तो एक तो वाटर में पहले से खुद का ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करता था, डेल माइनस ये डेल प्लस, और आप हाइड्रोजन की कोई और एक मॉलिक्यूल है, ये पर क्या है, डेल पॉजिटिव, एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पर क्या है, डेल नेगेटिव, ये भी है डेल पॉजिटिव, एक यहाँ पर ले आए, यहाँ पर डेल, ऐसे ही बहुत सारी एक जाइंट स्ट्रक्चर बनती है, मतलब बहुत ही आप बड़ा स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एक में एक आपको क्या करना है, ऐड करते जाना। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, ठीक है, इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, बहुत सारे अट्रैक्शन होंगे। एक तो वाटर मॉलिक्यूल में खुद का हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, लेकिन उससे सॉल्युबिलिटी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऑफ इथेनॉल। जो फर्क पड़ता है वो इससे फर्क पड़ता है कि यहाँ पर CH3OH आ गया, एंट्री हो गई इसकी, ये हो गया डेल नेगेटिव, ये है डेल पॉजिटिव। वाटर मॉलिक्यूल में भी क्या है, H और H है, एक ऑक्सीजन से है, अगेन ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल नेगेटिव चार्ज है, इस पर डेल पॉजिटिव है। ठीक है, अब इस पर डेल पॉजिटिव जो है इस वाटर मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन है इसी से क्या कर देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर देगा। सिमिलरली कुछ और होंगे, डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, इस इथेनॉल के मिथेनॉल के ऑक्सीजन से इसकी हाइड्रोजन आ गई वाटर मॉलिक्यूल के। तो ये नेटवर्क जो बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, इसके वजह से जो है जो एल्कोहल्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, जबकि इनके केस में किसी भी हाइड्रोकार्बन के केस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। ठीक है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल ही नहीं हो पाती वाटर के साथ तो सॉल्युबिलिटी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा होना चाहिए ना जो उनको सॉल्युबल बनाए इन वाटर। ठीक है, तो ये थी हमारी रीजन बिहाइंड दैट। अब जो 11.6 क्वेश्चन है वो है मेरा, व्हाट इज मीन बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विथ एन एग्जांपल। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, आपको अगर याद हो
तो मैंने आपको एक रिएक्शन बताया था कि किसी भी एल्कीन की आप अगर रिएक्शन B2H6 से कराएं, ठीक है, फिर आप उसके H2O2 से रिएक्शन करा दें, तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के नाम से जाना जाता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ किसका होता है, H एंड OH का होता है। ठीक है, यहाँ पर इसके एक मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल यूज में आते हैं। BH3 यहाँ पर, ठीक है, BH3 का डाइमर है ना ये, डाइबोरेन। तो यहाँ पर एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, एल्कोहल आता है और यहाँ पर हाइड्रोजन आता है। तो इसकी मैकेनिज्म वगैरह यही सब पूछे हैं इस रिएक्शन के बारे में, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसकी हम बात कर रहे हैं। तो डाइबोरेन B2H6 जो इसकी मेन रिएजेंट होती है, तो आप लिख रहे हैं डाइबोरेन, दैट इज BH3 का होल ट्वाइस, रिएक्ट्स विथ एल्कीन्स, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया, टू गिव ट्राई अल्काइल बोरेन्स as addition product and further this is oxidized to alcohol by hydrogen peroxide, hydrogen peroxide, that is H2O2 in the presence of aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये इसकी बेसिकली क्या है, आप इस रिएक्शन को मान लीजिए थ्योरेटिकली आपने इसको क्या किया, एक्सप्लेन किया, तो ये हो गई थ्योरेटिकल बात। ये थ्योरेटिकल बात सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में लिखने के लिए यूज की जाती है। ठीक है, फाइनली हमें सिर्फ क्या है, रिएक्शंस, अब इसका एग्जांपल लिखना है, तो इसको विद मैकेनिज्म आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या हमें मैकेनिज्म भी करना है, देख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, इलस्ट्रेट इट विद एन एग्जांपल। ठीक है, मैं आपको एक इसकी मैकेनिज्म ही बता देता हूँ फिर से अगेन, हमने प्रीवियसली इसको पढ़ा भी है, अगेन हम बता देते हैं ताकि एक रिवीजन हो जाए आपके लिए। ठीक, तो हम एक बेसिक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, प्रोपीन का, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस HBH2 का होल ट्वाइस, ये आपका क्या है, डाइबोरेन। ठीक है, अब आप अगर BH3 की बात करें तो एक हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है, लुईस एसिड की तरह क्या करता है, इफेक्ट करता है। ठीक, तो ये जो हाइड्रोजन होती है, इस हाइड्रोजन और BH2 को आप एंटी एडिशन कराएं, मार्कोनिकॉफ रूल के, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग कराएं हाइड्रोजन और BH2 का। ठीक है, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा CH3CH, अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये हो जाएगा CH2। हाइड्रोजन को आप क्या लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर ऐड करें, और जो हाइड्रोजन एटम्स की नंबरिंग ज्यादा है वहां पर आप BH2 ऐड करें।
अब इसी मॉलिक्यूल के रिएक्शन आप अगेन एक प्रोपीन मॉलिक्यूल से करें, अगेन एक प्रोपीन मॉलिक्यूल से करें, जिसमें अगेन जो अब जो आपकी एडिशन होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि CH3, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि CH3 CH2 आपका बन गया है, ये आपका CH2, अब जो है आपके पास BH2 है, ये वाली मॉलिक्यूल, इस वाली मॉलिक्यूल को अब मैंने क्या किया, नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया कि CH3 CH2 CH2 एंड BH2। अब इस BH2 का आप क्या करें कि अगेन जैसे आपने BH3 को हाइड्रोजन BH2 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया था, आपने इसको हाइड्रोजन की तरह अगेन कर लेना है। ठीक, तो मैं क्यों नहीं इसी को इरेज करके आप लिख लिए होंगे, आप यहां भी लिख सकते हैं और वहां भी, मान लीजिए हम यहीं पे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या है, CH3 CH2 BH2 हो गया। ठीक, हमने इसको फर्दर एक प्रोपीन से रिएक्शन कराई, ये वाली प्रोपीन से, तो जो हमें प्रोडक्ट मिला सेकेंड, वो मिला अगेन क्या होगी, इसकी एडिशन होगी। हाइड्रोजन कहाँ जाकर ऐड होगा, हाइड्रोजन वहां पर ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, और ये वाली मॉलिक्यूल टोटल वहां पर जाके ऐड होगी जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है, ज्यादा है। तो ये आपका, इसको मैं ओपन स्ट्रक्चर में बताता हूं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये वाली मॉलिक्यूल ये हो जाएगी CH3, आपने जब हाइड्रोजन ऐड किया ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके, तो ये आपका CH2 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर क्या था, CH2 हो गया, अगेन यहाँ पर CH2 पहले से था, अब यहाँ पर क्या है, इसकी एडिशन हुई। ठीक है, तो अब क्या बना, ये BH हुआ। अब इस BH से ये इस वही वाली ग्रुप ऐड है, तो आपने यही ग्रुप सेम बना दिया। तो आपको ये फर्स्ट था, मान लीजिए आप ये फर्स्ट प्रोडक्ट आपको मिला था, ये सेकेंड को, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसकी एडिशन चला रहे हैं। तो फर्दर आपकी जो है C3H7 BH एंड अगेन C3H7 आपको मिला। मैंने इसको क्या शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ताकि स्ट्रक्चर जो बहुत बड़े बड़े हो जा रहे थे। ठीक है, C3H7 C3H7। ठीक है, अभी भी एक इसके पास क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब एक बार और एडिशन हम कराएंगे इसके प्रोपीन के साथ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगेन एंटी मार्कोनिकोव रूल से एडिशन होगा। ये हाइड्रोजन हम वहां पर ये वाली हाइड्रोजन लगाएंगे जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब यहां पर, और ये वाली जो बोरॉन है, ये वाली बोरॉन हम यहां पर लगा देंगे। तो आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा कि आपने यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन हम ऐड कर दिया, CH3 CH2। ठीक, अब ये वाली डबल बॉन्ड तो टूट गई क्योंकि एडिशन हुई है, तो ये क्या हुआ, CH2। अब इस CH2 से ये वाली बोरॉन ऐड है, और इस बोरॉन से C3H7 इधर ऐड है, और C3H7 इधर ऐड है। ये भी C3H7 है, तो मतलब इसको जनरल फॉर्मूला आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या है, C3H7 B C3H7 एंड C3H7। ये आपका एक एडिशन प्रोडक्ट होता है फाइनल। अभी डेफिनेशन में आपने लिखा भी है कि एडिशन प्रोडक्ट हमें मिलता है, ये आपका वो एडिशन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, अब आप इसकी फर्दर रिएक्शन कराते हैं किससे, सोडियम मतलब पेरोक्साइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं क्यों नहीं इन सबको इरेज कर दूं, इरेज कर सकते हैं, चलिए इरेज कर देता हूं। तो आपको क्या मिला, आपको मिला बोरॉन C3H7 C3H7 एंड C3H7। अब आपने H2O2 से क्या कराई, रिएक्शन कराई, तो 3 मोल्स ऑफ H2O2 आपने यूज किया। ठीक है, ये बॉन्ड्स को आप ब्रेक कर दें जो बोरॉन के साथ है, और हर एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर दें, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इससे, एक इससे। अब अगेन ये बॉन्ड टूटा तो एक इससे OH और एक इससे OH, एक अगेन इससे OH
और एक इससे OH। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिला? आपको मिला कि 3 मोल ऐसे हैं जिनमें C3H7OH बना। ठीक है, प्लस आपको एक जो बना वो बना कि B है और B के साथ 3 OH ग्रुप ऐड हो गए, जिसे हम H3BO3 बोलते हैं। ये हमारा बोरिक एसिड होता है। तो ये है इसकी पूरी मैकेनिज्म। ठीक है, आप अगर शॉर्ट ट्रिक में याद करना चाहते हैं, डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, तो आप इस तरह से याद रखें कि आपको क्या प्रोटीन है। ठीक है, आपको क्या प्रोटीन गिवन है मान लीजिए, या फिर कहीं भी डबल बॉन्ड गिवन है, आपने रिएक्शन कराई किससे? B2H6 से, फिर H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो आपको एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है, और जो एडिशन होगी वो H और OH माइनस की होगी। अब एंटी मार्कोनिकॉव एडिशन आपको बहुत अच्छे से याद है। एंटी मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन वहां पर जाकर ऐड होगा जहां पर लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे। ठीक है, अब यहां पर कितने? यहां पर 1 हाइड्रोजन है और यहां पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब ये जो हाइड्रोजन होगी, ये वाली हाइड्रोजन H2O की, वो यहां पर ऐड होगी। तो आपने यहां पर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, इस डबल बॉन्ड को ऐड तोड़ के, और दूसरे साइड में आपका OH माइनस का एडिशन होगा, तो आप यहां पर OH जोड़ दिए। तो फाइनली प्रोडक्ट आपको मिला CH3 CH2 CH2 एंड OH। डायरेक्ट प्रोडक्ट आपको मिला। इतनी सारी मैकेनिज्म आपको लिखने की नहीं पड़ी। और अगर मान लीजिए अब टीचर आपके स्कूल के मतलब जो है पेपर बनाने वाले, उन्होंने लिख ही दिया कि आप मैकेनिज्म से इसको प्रूफ करें, तो आप मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? अगर आई तो मैं इसको इरेज कर देता हूं एंड फर्दर अपने पेज पर चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो 11.6 हमारा हो गया। 11.7 की अगर हम बात करें तो गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स का मतलब एक ही क्या होगा, OH ग्रुप होगा, ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O। C7H8O। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि फिनॉल है, तो ठीक है फिनॉल है। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O है। तो आइए देखते हैं। तो ये तो 6 कार्बन हुए, तो एक यहां पर क्या होगा, CH3 हुआ, क्योंकि 6 कार्बन ये हुए, एक ये 7 कार्बन हुए, C7 हुआ। हाइड्रोजन यहाँ पर अब जो थे वहां पर OH है, और यहाँ पर जो था वहां पर CH3 है, मतलब ये दोनों हाइड्रोजन तो गायब हो गए। एक हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 3 यहाँ पर हैं। तो हाइड्रोजन कितने हुए, 4 3 7, और एक ऑक्सीजन पर है 8, और एक ऑक्सीजन है तो 8। C7H8O मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली हमारा क्या हुआ, सेम निकला। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। चलिए, तो ये आपका C7H8O हुआ। अब हमें क्या करना है कि हमें स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम इनकी मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स की बनानी है। तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब सीन्स हमें फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल को कंसीडर करना ही है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन में गिवन है कि हमें फिनॉल को रखना ही रखना है। देख सकते हैं कहां गया, ये रहा। गिव द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स। मोनोहाइड्रिक फिनॉल्स मतलब फिनॉल्स को तो हमें रखना ही रखना है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा फिनॉल रह गया, यहां पर हमने एक CH3 लगा दिया। अब इसी का हमें क्या आइसोमर्स बनाने हैं, तो
एक तो ये हो सकता है कि इसके ऑर्थो पोजीशन पर हो OH के, एक हो सकता है कि इसके मेटा पोजीशन पर हो, एंड जो तीसरा हो सकता है वो ये हो सकता है कि इसके पैरा पोजीशन पर हो। अब आप इन तीनों की नेमिंग कर लें। इसमें क्या होगा 1 2, ये होगा 2 मिथाइल फिनॉल, ये होगा आपका 3 मिथाइल फिनॉल, और ये आपका होगा 4 मिथाइल फिनॉल। ये होगा 1 2 3 4, और ये 1 2 3। तो ये 3 आइसोमर्स इसके क्या होंगे, फॉर्म होंगे, जो गिवन आपको कंपाउंड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11% हो गया। While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomers which will be steam volatile. Give reason. While separating a mixture of ortho and para nitrophenols by steam distillation, name the isomer which will be steam volatile and give the reason. आइए देखते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये आपका क्या है OH है, और यहाँ पर NO2 है, यहाँ पर OH है, और यहाँ पर क्या है NO2 है। इसको भी हम थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि कुछ एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और पैरानाइट्रोफिनॉल में भी होता है, बट जो ये डेल नेगेटिव चार्ज है और ये डेल पॉजिटिव, ठीक है, सिमिलरली ये डेल नेगेटिव चार्ज होगा और ये डेल पॉजिटिव, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है नाइट्रोजन से क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींचता है अपनी तरफ, डेल नेगेटिव हो गया ये, और ये नाइट्रोजन हमारा क्या होगा, डेल पॉजिटिव हो गया। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, ठीक है, और जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब सिंस ये एक ही मॉलिक्यूल में हो रहा है, कोई एक्सटर्नल मॉलिक्यूल नहीं आ रहा है, तो इस तरह के हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। बट इस केस में जो होता है इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होकर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं होता है। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो होती है इंटरमोलिक्यूलर। ये है आपका डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये है डेल पॉजिटिव, एंड ये है डेल नेगेटिव, ठीक है। और इनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है, एक तो यहां पर होता है और एक इस वाले ऑक्सीजन पर, इस वाले पर ज्यादा एक्सटेंड होता है, ठीक है। ये जो डेल नेगेटिव है इस वाले पर ये ज्यादा डेल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इस वाली जो एक्सटेंट है, ये वाली जिसको मैं अभी भी बना रहा हूं, ये वाला सबसे ज्यादा इस एक्सटेंट में होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा H बॉन्डिंग जो है स्ट्रांग होती है यहाँ की, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है। तो कूलॉम्स लॉ का आपने पढ़ा है ना, K(Q1Q2)/R²। तो चार्ज अगर आपका Q1 Q2 ज्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि अपोजिट चार्जेस है।
इनके बीच में जो है ऑक्सीजन जो थोड़ा है चार्ज कम अक्वायर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग कितना होती है, सेम ही होती है। ठीक है, तो जो H बॉन्डिंग है इन दिस केस पैरानाइट्रोफिनॉल, जो H बॉन्डिंग होती है वो कौन सी होती है, इंटरमॉलिक्यूलर। H बॉन्डिंग, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज, नेक्स्ट पेज देते हैं, आप लिख सकते हैं कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलाटाइल, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, intramolecular hydrogen bonding, and hence can be separated by steam distillation from paranitrophenol, which is not steam volatile because which is not steam volatile because of intermolecular H bonding। ये आपकी क्या होगी, इसकी थ्योरी पार्ट। ठीक है, आप फिर आपको क्या करना होगा, इस थ्योरी को लिखने के बाद आपको ये स्ट्रक्चर बनाने होंगे। ठीक है, जब आप ये स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 11.9, गिव द इक्वेशंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की स्ट्रक्चर याद है आप लोग को, ये होता है क्या हमारा क्यूमीन, और इससे हमें किसकी प्रिपरेशन करनी है, इससे प्रिपरेशन करनी है हमें फिनॉल। बेसिकली हमें क्या करना है, एक कन्वर्जन हमें बेसिकली करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो जब आप इस क्यूमीन को, जो आपकी ये क्यूमीन है, इसको आप स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर में बनाना चाहें तो कुछ इस तरह से होगा कि ये क्या होगा, ये होगा आपका CH3 एंड CH3। जब आप इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें O2 से, कुछ इसके लिए कंडीशंस होती हैं। ठीक है, इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है 368 to 480 या 408 केल्विन, जो भी अपना देख लीजिएगा। ये आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जब O2 से आप इसकी रिएक्शन कराते हैं तो कुछ इस तरह से ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है। ये दोनों ही ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से आके कनेक्ट हो जाते हैं इस मॉलिक्यूल में। ठीक है, यहां तक समझ में आया। आपने क्या किया कि आपने O2 से इसकी रिएक्शन करा दी क्यूमीन की, और आपका कुछ इस तरह का प्रोडक्ट आपको मिला। आप फर्दर जब H+ से इसकी हाइड्रोलिसिस जब कराते हैं एसिडिक मीडियम में, तो ठीक है, तो आपको डायरेक्टली आपको फिनॉल मिल जाता है। इसकी मैकेनिज्म आपको काम की नहीं है, क्योंकि वो आपको एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। क्यूमीन का आपने O2 से रिएक्शन कराई या उसको H+ हाइड्रोलिसिस कराई एसिडिक मीडियम में, तो आपको OH क्या हुआ, मिल गया।
अब नेक्स्ट क्या है हमारा 11.10, वुमेन राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, सॉरी फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, हमें क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। हमें क्लोरोबेंजीन से क्या कराना है, फिनॉल बनाना है। ठीक है, तो क्यों ना हम इस हेलोएरिन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें। जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो क्लोरीन है यहाँ क्या करता है, इसको सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और फिर आप इस सोडियम फिनॉक्साइड को HCl से ट्रीट अगर कर दें, क्या कर दें, HCl से आप ट्रीट कर दें तो NaCl जो आपका सॉल्ट है निकल जाएगा और हाइड्रोजन आपको यहाँ पर प्रोटोनेट हो जाएगा, तो आपको फिनॉल मिल जाएगा फ्रॉम क्लोरोबेंजीन प्लस सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो सकता है। एक दूसरा रास्ता भी है, अगर आपको याद हो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था कि अगर क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, तो आप इसका सल्फोनेशन करा दें। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने आपको बताया था, अगर आप इसकी सल्फोनेशन करा दें तो Cl के पैरा पोजीशन पर क्या होगा, SO3H लग जाएगा। ठीक है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, जो कि इस क्लोरीन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, तो फर्दर आप इसकी रिएक्शन करा दें OH माइनस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड से करा दें, तो OH माइनस क्या करेगा इस बार, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए कंडीशन होती है, वो क्या होती है आपको पता है कि ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लाइक NO2, Cn, CF3 चलेगा, Nr3 प्लस भी चलेगा। ठीक है, आपका SO3H भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह के ग्रुप्स अगर हो तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, तो SO3H हमने क्या किया, एडिशन करा दिया इस मॉलिक्यूल में। अब हम क्या करें कि जब हम OH माइनस से क्या करें, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा अब। ठीक है, तो Cl को क्या किया, OH माइनस ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और यहां पर क्या है हमारा SO3H अभी भी प्रेजेंट है। तो एक मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो पढ़ाया था आपको, एक्चुअली सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं, ये SNAR, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, SNAR रिएक्शन है। तो Cl को क्या किया, OH माइनस में क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी भी हमारा SO3H है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि हमें फिनॉल बनाना है, तो इस SO3H को क्या करना होगा, हटाना होगा। तो हम इसकी डीसल्फोनेशन करा दें। ये भी मैंने आपको बताया था कि डीसल्फोनेशन क्या करते हैं, बॉइलिंग विथ H2O, तो SO3H के जगह क्या आ जाता है, H आ जाता है। तो ये आपका H आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर OH तो आपका रहेगा ही, तो ये आपका क्या है, फिनॉल बन गया आपका। तो आप ये इस तरीके से याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर आप फिनॉक्साइड भी बना सकते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर HCl से ट्रीट करके आप फिनॉल बना सकते हैं, जो आपका पिछला जो था तरीका। दिस इज योर चॉइस कि आप कौन सी चॉइस, मतलब कौन सा तरीका आप यूज करना चाहते हैं। ठीक है,
अब 11.11 की अगर हम बात करें तो राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। इसकी हमें क्या मैकेनिज्म पूरी लिखनी है। आइए देखते हैं। इथीन है, इथीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, H+H2O से हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। ठीक है, और इसकी पूरी मैकेनिज्म हमें बतानी है। ये आपको हो जाएगा CH2CH2OH, जो प्रोडक्ट आपको बनाएगा वो मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो आप स्टेप 1 लिखें। स्टेप 1 में क्या होता है कि प्रोटोनेशन ऑफ इथीन होती है। जैसे कि आप यूं लिख ले कि H2O है, ये H+ से रिएक्ट करके H3O+ बन जाता है, लाइक दिस। अब ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के लिए तुरंत ही रिएक्ट करना चाहता है, तो रिएक्ट करने के लिए आपको CH2 प्रेजेंट है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये H3O+ से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये डबल बॉन्ड जो है इस पर क्या करता है, अटैक करता है। तो जो प्रोडक्ट आपको बनता है वो होता है कि CH3, ये वाली हाइड्रोजन जो है यहां से क्या करती है, निकल जाती है बेसिकली। या फिर आप इस तरह से देखें, इसके पास प्लस चार्ज है, तो ये अपना क्या करेगा, H+ जो है एक रिलीज करना चाहेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। जब एक्सट्रैक्ट करता है तो ये आपको CH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये डबल बॉन्ड टूट कर CH2+ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब जो ये प्लस है एक वाटर मॉलिक्यूल से, अब सिंस इसके पास लोन पेयर है ये डोनेट कर सकता है, डोनेट कर सकता है, तो अब ये जो है इस पर क्या करता है, अटैक कर देता है। तो आपको CH3 हुआ, CH2 हुआ। एक्चुअली अटैक यहाँ पर एरो होगा, क्योंकि आप पिछला देखें तो जहां पर हमारा एरो जाता है वहां पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएगा और ये हमारा प्लस हो जाएगा। अब सिंस ये अनस्टेबल है तो एक ये जो पेयर बॉन्ड है इसको अपने को क्या करता है, खींच लेता है और -H+ कर देता है। तो आपको करस्पॉन्डिंग एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है H2O H+ से रिएक्शन करके H3+ बनाया। अब सिंस ये अनस्टेबल होता है, ये तो अनस्टेबिलिटी ये डिक्रीज करने के लिए हाइड्रोजन को है आसानी से रिलीज करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इथेन मॉलिक्यूल था, इसने बोला कि चलो हाइड्रोजन मैं ही ले लेता हूँ। तो ये हाइड्रोजन क्या किया, यहाँ से निकल लिया और ये अपने इस लोन पेयर को खींच लिया, तो -H2O हो गया। अब जब ये डबल बॉन्ड टूटा तो ये तो CH3 बन गया, लेकिन इसके पास तो कुछ नहीं मिला। इसको कुछ नहीं मिला मतलब ये CH2+ में कन्वर्ट हो गया, और फर्दर ये वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके अपना इथेनॉल कंपाउंड बन गया। ठीक है, समझ में आया। तो ये थे भाई 11.11 क्वेश्चन नंबर। अब 11.12 की अगर बात करें तो यू आर गिवन बेंजीन concentrated H2SO4 and sodium hydroxide. Write the equations for the preparation of phenol using these reagents. हमें क्या है, एक बेंजीन गिवन है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिवन है, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन है। इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, फिनॉल की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। अब बेंजीन गिवन है तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम एक ही काम करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं,
कि इसकी सल्फोनेशन करा दें। तो हमने क्या किया, इसकी सल्फोनेशन हमने करा दी। यहाँ पर क्या हुआ, SO3H आ गया। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एसिड बन गया, सल्फोनिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेस से हमने इसकी रिएक्शन करा दी। जैसा ही हमने इसकी बेस से रिएक्शन कराई, ये सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे ही सोडियम फिनॉक्साइड में कन्वर्ट हुआ, आपको पता चल गया कि अब आप HCl से अगर ट्रीट कर दें तो आपको फिनॉल तुरंत ही क्या होगा, मिल जाएगा, प्लस NaCl सॉल्ट आपको मिलेगा। बात समझ में आई? हमें तीन ही चीज गिवन है, एक बेंजीन गिवन था, एक हमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिवन था, प्लस हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन था। इन्हीं तीनों की हेल्प से हमें क्या करना था, फिनॉल बनाना था। अब फिनॉल की प्रिपरेशन करनी थी तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से एक ही काम हो सकता है, क्या हो सकता है, वो सल्फोनेशन हो जाए बेंजीन का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3 होता है। ठीक, तो हमने सल्फोनेशन करा दिया, फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करा के सोडियम फिनॉक्साइड बनाया, एंड आफ्टर सोडियम फिनॉक्साइड फॉर्मेशन हमने HCl से रिएक्शन करा के फिनॉल बना लिया। बात समझ में आ गई? तो ये थी हमारी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की पार्ट 1 वीडियो। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे, 11.12 तक एक पेज हमने डिस्कस कर लिया। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 11.13। ठीक है, ये रहा। यहां से अब हम क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे फर्दर 11.13 से, एंड फर्दर उसकी डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे जो नेम रिएक्शंस है, कुछ कोलबेस रिएक्शन, रेमर-टैमन रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल ईथर्स एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हैं जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट, थैंक यू सो मच।